दोस्तों, हमारे द्वारा सीसेट की समस्या का समाधान करने के लिए समाधान बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके ऑलरेडी कई वीडियो हो चुके हैं और जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को एकदम होलिस्टिक, बिल्कुल बेसिक से आपके हाई स्टैंडर्ड तक, एडवांस तक हम अच्छे से तैयारी कोशिश करेंगे। ये है बैच आपके लिए स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ईपीएफओ, अदर एग्जाम, उसमें जहां पर भी आपकी ये चीजें आती है वहां सभी चीजों के लिए हेल्प रहेगा। इसमें मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने देखा ही है कि अभी जो सी सेट है उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो गया है और इसीलिए बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी करवाने के लिए बैच चलाया गया है। इसमें सी सेट के अंतर्गत जो कंप्रीहेंशन है उसको कैसे सॉल्व करें, कई बार वो हमें टफ हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और यदि हम छोटी सी बेसिक चीजों को ध्यान रखेंगे तो कंप्रीहेंशन को बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंप्रीहेंशन बड़ी सबसे बड़ी बात तो है कि प्रैक्टिस है वो मांगता है। तो आज इसकी बेसिक चीजों को हम पहले समझेंगे और फिर एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भाई कंप्रीहेंशन का मामला क्या है, कैसे स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कंप्रीहेंशन पार्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम हिंदी में परिच्छेद या पैसेज करके बोलते हैं, वो पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें यदि मैं बात करूं आपकी कि भाई हमें कंप्रीहेंशन की मैं बात करूं, कंप्रीहेंशन ये सीसेट के अंतर्गत एक अहम रोल निभाता है। आप सभी जानते हैं सीसेट के अंतर्गत लगभग 30+ क्वेश्चन इसके होते हैं और हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद ये होता है क्योंकि इसका रोल क्या होता है कि कंप्रीहेंशन पार्ट को यदि आप तैयार करके जाते हैं तो दिक्कत क्या है कि अगर आप इसका फायदा क्या है, अगर मैं इसके बेनिफिट देखूं मैं कि इस टॉपिक के बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैथ के जो सवाल आजकल आ रहे हैं, जिस रेंज से आ रहे हैं उस रेंज से हो सकता है कि उनकी कई बार लैंग्वेज या लेंथ हो सकती है, तो उसको देखने के लिए हमें हमेशा इस चीज को देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम इसको आसानी से, मतलब मैथ के सवाल जब तक पाएंगे तो किस तरीके से हम रीजनिंग के इन सवालों को अच्छे से देख सकते हैं। तो इसलिए कंप्रीहेंशन को भी हमें किसी भी स्थिति में एक चीज पे डिपेंड होकर नहीं जाना है, इसलिए हम कंप्रीहेंशन पार्ट को ले रहे हैं। तो कंप्रीहेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसका महत्व, सबसे पहले मैं अगर इसके बेनिफिट की बात करूं तो इसके बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि मैथ का मान लो कोई सवाल कई बार लेंथी आ जाता है, मैथ और रीजनिंग हो सकता है, मैथ एंड रीजनिंग अगर आपकी लेंथी आ जाए, मैथ एंड रीजनिंग यदि आपकी लेंथी आ जाए, अगर लेंथी आ जाए, मैथ और रीजनिंग है वो आपकी यदि लेंथी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा। तो मैथ और रीजनिंग में आपको पता है समय ज्यादा लगता है कई बार क्वेश्चनों में, है ना, और क्वेश्चन हो सकते हैं कई बार टफ भी आ जाए, आपकी टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कंप्रीहेंशन पार्ट को भी साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट बात यह है कि इसमें अंतर्गत कम से कम 30+ क्वेश्चन रहते हैं और 30+ क्वेश्चन आपके पेपर का 40% पार्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम कंप्रीहेंशन को साथ में लेके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इसमें से उत्तर निकालना आसान होता है। यदि हम थोड़ा बहुत तैयारी करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो इसका उत्तर या इसमें से हम सॉल्यूशन देना बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। वो चीज हमें देखनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ समय ज्यादा लगता है क्योंकि क्वेश्चन है वो लेंथी हो सकते हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से आपको बड़ी समस्या क्वेश्चन को सोल्व करने में आ सकती है। मैथ और रीजनिंग में कई बार आप फंस सकते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि हमें हो सकता है कि हमें मैथ भी लेके चलनी है, रीजनिंग भी लेके चलनी है, लेकिन कंप्रीहेंशन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि किस टाइम किस चीज को टफ दे। मान लो मैथ हम अच्छे से पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बहुत ही ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन दे दी, तो ऐसी स्थिति में कंप्रीहेंशन भी हमारी हेल्प कर सकता है। इसलिए कंप्रीहेंशन पार्ट को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको भी अच्छी तैयारी के साथ करना चाहिए। और कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, इसकी पूरी तैयारी, पूरी बेसिक चीजें हैं वो हम आपको करवाएंगे। और हमारे समाधान बैच के अंतर्गत कम से कम 300+, 400 तक हम कंप्रीहेंशन सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाए। और ये जो बैच है ये आप जब तक प्री नहीं निकालोगे तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके आप इसका फायदा ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, बहुत, अब मैंने बताया कि इसके फायदे क्या है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि कंप्रीहेंशन को सॉल्व करते समय हमें किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। एक मामले है, अगर आपके समक्ष बात है
कि भाई कंप्रीहेंशन पार्ट जो सी सेट है, और सी सेट का जो आपका कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है, सी सेट का जो कंप्रीहेंशन पार्ट है, इसको सॉल्व करते समय, इसको सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम इसको अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम दो तीन, इसमें पहले पूरी चीज देख लेते हैं, इसके बाद हम दो चार पैसेज है वो भी सॉल्व करेंगे ताकि आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो सी सेट के अंतर्गत की जो कंप्रेहेंसिव पार्ट ऑलरेडी बताइए, 30+ क्वेश्चन नॉर्मली रहते रहते हैं इसके। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी आप इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, पहला काम आपको करना है कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या करना है? जो आपको पैसेज दिया जाए, जिसे बोलते हैं हिंदी में परिच्छेद, जो पैसेज दिया जाए तो पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जाम हॉल में इतनी हमारे अंतर्गत घबराहट होती है कि हम पैसेज पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, और इसकी वजह से जैसे ही उसके कंसंट्रेशन से डाइवर्ट होते हैं, ऐसे ही हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ करके उसकी मेन थीम को जानना है, पैसेज के सार को समझना है। और ऐसा मत सोचना कि ये चीजें एक बार पढ़ने से, दो बार पढ़ने से आ जाएगी, ये चीजें प्रैक्टिस की होती है। सी सेट आपका पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छी तरीके से इसमें कर पाएंगे। तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर उसके सार को समझना है, और सार समझ के उसके कीवर्ड को फाइंड आउट करना है, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, को कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है एक तरह से। वो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे यदि आपने कीवर्ड्स को थोड़ा अच्छे से कवर कर लिया। इसके अलावा इसमें दूसरा ध्यान देना है, जब पैसेज आप ध्यानपूर्वक पढ़ लो, पैसेज का सार जब आप समझ लो, कीवर्ड को हाईलाइट कर लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और उसके बाद सबसे पहली बात है, ये कितना करोगे, इसके बाद देखना है कि प्रश्न की जो टर्मिनोलॉजी होती है, क्वेश्चन की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जिसे हम टैलेंटदार वर्ड बोलते हैं, टैलेंटदार, उनको भी बारे में बताएंगे। तो क्वेश्चन की जो टर्मिनोलॉजी होती है, क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी को, जैसे टर्मिनोलॉजी में ब्रैकेट में अगर आपको बताऊं, जैसे क्या क्या हो सकती है, निष्कर्ष, सार, पूर्व धारणाएं, और इसके अलावा इन्फ्रेंस, है ना, बेस्ट कंक्लूजन, है ना, इत्यादि, इनको इत्यादि को चिन्हित करें, उनको हाईलाइट कर लें कि पूछा क्या क्वेश्चन है, और उसी आधार पर हमें आंसर देना है, ये चीज ध्यान रखना। और एक अगला, इन टर्मोलॉजी के अनुसार ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, इन्हीं टर्मोलॉजी के अनुसार, इन्हीं टर्मोलॉजियों के अनुसार ही उत्तर देने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाए, ओनली जो पूछा गया है, जो पैसेज में वर्णित किया गया है, जिसको पैसेज में एक्सप्लेन किया गया है, और जिसकी क्वेश्चन में डिमांड की गई है, जिसमें क्वेश्चन का बेस बनाया गया है, केवल उन्हीं को ही ध्यान में रखना चाहिए। तो उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक है ना। अगली अगर हम आगे देखें, पैसेज में जिन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है उनको प्रश्न से जोड़ने का प्रयास करें। अगला काम ध्यान रखना है, पैसेज में वर्णित चीजों को प्रश्न से जोड़ने का प्रयास करें। ये काम आपको जरूर करना है, प्रश्न में जो वर्णित चीजें हैं उनको क्वेश्चन से जोड़ने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, तभी आप अच्छे आंसर को देंगे।
अगला एक चीज और इसमें बताता हूं मैं आपको कि प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना, ये चीज हमसे ज्यादा गलती होती है, हम एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास जीएस का बहुत बड़ा भंडार होता है, तो हम कई बार कॉमन सेंस लगा लेते हैं, कई बार ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारा पैसेज का क्वेश्चन का उत्तर गलत होता है। ज्यादातर पैसेज में हमारी एक्यूरेसी इसलिए खराब होती है क्योंकि हम हमारा एक्स्ट्रा दिमाग है वो लगा लेते हैं। पैसेज में प्लीज ओवर थिंकिंग बिल्कुल ही नहीं करनी है। जो आपसे पूछा जाए, जितना आपसे पूछा जाए, और जो पैसेज में एक्सप्लेन किया गया है विद इन पैसेज, जो जो चीज एक्सप्लेन की गई है उसी के आधार पर उत्तर देने की कोशिश करें, उसके बाहर बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचें। ठीक है, तो यही मैं बात लिख रहा हूं कि प्रश्न का उत्तर यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर केवल पैसेज के आधार पर दें। उससे बाहर ओवर थिंकिंग नहीं करें, उससे बाहर थिंकिंग नहीं करें। ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपने पैसे से बाहर ओवर थिंकिंग की है तो मामला ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब अगला पार्ट आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी जो इस क्वेश्चन में आती है उनको मतलब समझते हैं। महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी या जिन्हें हम बोल सकते हैं तैलीनदार वर्ड, कई बार उनको क्या बोल देते हैं हम, टैलिनदार वर्ड, तो वो टैलिनदार वर्ड है, उनको हमें जरूर ध्यान देना है। उन्हीं के बारे में अब हम आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उनको समझें, क्योंकि यही क्वेश्चन की डिमांड्स होती है और यही क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर आपसे पूछा जाता है, इसलिए इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्योंकि ध्यान रखना, पैसेज को सॉल्व करना कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, बस दो चार चीजें आपको बताई जाएंगी, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि पैसेज में, ये मैं बिल्कुल अलग अलग कलम रख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ, बिल्कुल नोट, पैसेज की एक्यूरेसी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिस से ही आप पैसेज की एक्यूरेसी को सही कर पाएंगे, क्योंकि और ज्यादा नहीं, इतना नहीं, आपको कम से कम बेसिकली आपको दिन में दो पैसेज पढ़ लिए, तीन पैसेज पढ़ लिए, हम भी छोटे छोटे वीडियो पढ़ाएंगे जिसके माध्यम से आपके दो चार प्रैक्टिस पैसेज है वो करवाएंगे। ये जो हमारे वीडियो होंगे ज्यादा लेंथी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 40 मिनट तक रहेंगे, क्योंकि उसके बाद जब आपको जब एग्जाम हमारी जैसे सितंबर अक्टूबर हम निकलेंगे उसके बाद थोड़ी इनकी ड्यूरेशन वो ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। बट डोंट वरी, आपका सिलेबस है वो एग्जाम से कम एक दो महीने पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी। और ये बैच है बिल्कुल उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनकी सी सेट बिल्कुल जीरो से, सभी के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते मेंस के लिए, मैं सी सेट के लिए कुछ भी नहीं जानते, उन सभी के लिए बैच काफी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए हमारे द्वारा इसको बिल्कुल शुरुआत किया गया है, बिल्कुल बेसिक से वो चीजें आपको देखनी है। तो इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी इनको देखते हैं, तो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी क्या, इनको अगर हम एक दो शब्दावली में बोले तो इनको हम बोलते हैं कई बार तैलीनदार वर्ड। कौन से वर्ड होते हैं, तैलीनदार, तैलिन, TILENDAR, तैलिन, इसको ए है, TAI, एक मिनट में इसको सही कर लो। देख, और ये पैसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपके समक्ष रखूं तो एक सबसे पहला होता है कंक्लूजन, एक शब्द होता है कंक्लूजन। देखो इंग्लिश की टर्म एक चीज और मैं भूल गया, हिंदी की कई बार जो लैंग्वेज है वो टफ आती है, इसलिए प्लीज कुछ चीजों को आप इंग्लिश का जरूर देख लें। मैं लिख रहा हूं यार कि देखो, इंग्लिश की भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर देखें। यदि हिंदी
जटिल है। कई बार हिंदी की टर्मिनोलॉजी इतनी जटिल होती है कि उसको आप समझ नहीं पाते, इसलिए उस समय आपको क्या करना है, आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी उनका यूज कर सकते हो। सबसे पहला बात यह आती है कि यदि कंक्लूजन आए तो इसका मतलब हम पैसेज में क्या ढूंढ रहे हैं। जब भी पैसेज में कंक्लूजन आए तो इसका मतलब है कि जो पैसेज के, ध्यान रखना, पैसेज के फैक्ट, उसके पैसेज में दिया गया कोई एविडेंस, पैसेज के फैक्ट, पैसेज के एविडेंस, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट जो पैसेज में दिया गया है, पैसेज में कोई फैक्ट दिया होगा, कोई स्टेटमेंट, कोई एविडेंस, या पैसेज के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है ना, आदि के आधार पर, आधार पर, ध्यान रखना, जो चीज पैसेज में दी गई है आदि के आधार पर ही, है ना, आपको निष्कर्ष लेना होता है। ध्यान रखना, अन्य ज्ञान का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। जब कंक्लूजन पूछा जाता है तो अदर चीजें नहीं, जो केवल और केवल पैसेज में है उसी को देखा जाता है, अन्य ज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। और सामान्यतः अगर आप पैसेज इंग्लिश में देखोगे तो सो या दियर फोर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, वहां इसका ज्यादातर हमें निष्कर्ष मिल जाता है। सो या दियर फोर से शायद लेखक इसको स्टार्ट करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यदि एक टैलेंटदार वर्ड आए आपके पास कंक्लूजन, तो आपको पैसेज में देखना ये कि भाई पैसेज में कोई स्टेटमेंट है, पैसेज में कोई फैक्ट है, कोई एविडेंस, आपका कोई ऑब्जर्वेशन है, और केवल पैसेज के अकॉर्डिंग। हाई थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, एक्स्ट्रा थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। यदि आपसे अगला शब्द पूछे आपसे इन्फरेंस, इसका भी मतलब तो हिंदी में क्या होता है, निष्कर्ष, लेकिन कई बार वो आपको ध्यान रखना इन्फ्लुएंस ही लिख के दे देगा, जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसी में इसको लिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें भी थोड़ा अंतर होता है। पैसेज के फैक्ट, पैसेज का फैक्ट, एविडेंस, स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, देखो उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। ऑब्जर्वेशन, वो बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन आदि के आधार पर उत्तर दिया जाता है, परंतु ध्यान रखना, इन्फ्रेंस का पैसेज में आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा अपना अनुभव यूज करना होता है। इसका पैसेज में डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया जाता। ध्यान रखना, पैसेज में डायरेक्टली इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। आपको बस ध्यान रखना कि पैसेज की चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस यूज करना है, उसका थोड़ा कनेक्टिविटी जोड़नी है, लेकिन कनेक्टिविटी या जो भी थिंकिंग करो वो केवल पैसेज की थीम के आधार पर ही होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। अगला आता है पूर्व धारणा है। आपको पूर्व धारणाएं प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, पूर्व धारणाएं दी जाती है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वैध है कौन सी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत आते हैं, तो इसमें आप इनको बोलते हैं अजम्पशन। आपको पता है ये क्वेश्चन आते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से अजम्पशन अकॉर्डिंग टू पैसेज आपके सही है, वैध है। तो ऐसे में ध्यान रखना, इसमें लेखक के अनुसार ही, लेखक के अनुसार उसकी बात, विश्वास को
सही मान्यता देख, सही मान्यता देना, उसी के हिसाब से देखना। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई बात आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी और उसको देखना है कि वो पैसेज के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। आपको पैसेज के अकॉर्डिंग उसको मीट करके देखना है। तो मान लो आपने चार चीज सोची और पैसेज में कितनी चीजें बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया है, उसी के आधार पर आपको उसका उत्तर का उत्तर उसका उत्तर देना होता है। ठीक है। अगला होता है एम्प्लाई, पूछ सकता है, एक शब्द आपसे आता है एम्प्लाई। एम्प्लाई में क्या होता है, इसके अंदर लेखक कोई छुपा हुआ संदेश देना चाहता है। इसमें लेखक कोई छुपा हुआ संदेश देना चाहता है ना, जिसे बोलते हैं हिडन सजेशन। हिडन सजेशन इसमें दिया जाता है, तो ध्यान रखना। अगला एक शब्द और होता है इसमें, ध्यान रखना, क्रूशियल मैसेज। क्रूशियल मैसेज, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेखक कहना क्या चाहता है, मूल भाव को दर्शाता है। बहुत ही ज्यादा डीपली आपको सोचना पड़ता है। तो इसमें लेखक कहना क्या चाहता है, इसके मूल भाव को दर्शाया जाता है। ठीक है। अगला शब्द और है इम्प्लीकेशन। कई बार ये हिंदी में भी ऐसे ही लिख के दिए जाते हैं, इम्प्लीकेशन लिख के ही दिया जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें पैसेज के अंतर्गत कोई कारण दिया हो गया, उसका परिणाम आपको बताना होता है। तो ध्यान रखना, इसमें पैसेज के अंतर्गत कोई कारण दिया गया होगा, आपको उसका प्रभाव परिणाम बताना होता है। यह है भविष्योन्मुखी होता है, भविष्योन्मुखी होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, ध्यान रखना। तो ये भविष्योन्मुखी होता है। ठीक है ना, ये आपको। अगला पूछी जाती है आपको कॉर्डिलरी। कॉर्डिलरी, ये शब्द बड़े अजीब टाइप के हैं इसके। कॉर्डिलरी, इसे बोलते हैं उपनिगमन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कोई सिचुएशन आपको दी जाती है, ध्यान रखना, सिचुएशन, कोई स्टेटमेंट, कोई फैक्ट के कारण, ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट एक फैक्ट के कारण दूसरा स्टेटमेंट फैक्ट सिचुएशन इत्यादि उत्पन्न इत्यादि होता है। और विकल्प क्या है हमारे पास, उसके बारे में इसको पता होना चाहिए आपका। इसका आंसर देते समय विकल्प क्या है हमारे पास, वो भी इसका उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये बेसिकली पैसेज को सॉल्व करते समय इन शब्दों को थोड़ा सा नजर में रखना, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन का आधार बनते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन है उसको पूछा जाता है। तो हमारी मेरी ये आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें और जानें कि किस तरीके से हमें कंप्रिहेंशन है उसको सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से कंप्रे अब कुछ कंप्रिहेंशन आपके साथ हम सॉल्व करके रखेंगे इस क्लास के अंतर्गत। पहली क्लास है कंप्रिहेंशन की, बहुत बेसिक से, आपको ज्यादा नहीं, दिन में दो चार क्वेश्चन ही, मतलब अगर आप डेली के चार पांच पैसेज भी सॉल्व करोगे, 10-20 मिनट भी दोगे, तो भी आपका काम है अच्छे से चल जाएगा। तो इसलिए इसको अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा आपको बनाना है।
उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे करते हैं। इसके अंतर्गत अभी हमने जो आपको दिखाते हैं इसमें, कि जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी, पैसेज है। मैंने आपको जो जो चीजें बताई है उनको हम यहाँ ध्यान रखेंगे और उन्हीं के आधार पर इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आराम से ध्यान रखना, बिल्कुल आराम से इसको देखना है, क्योंकि अगर पैसेज में आपने गलती कर दी तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमेशा थोड़ा धैर्य के साथ इसको सॉल्व करते जाना है। जो जो चीजें हमने आपको बताई है उन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उन्हीं के आधार पर पैसेज सॉल्व करने की आपको एक आदत डालनी है। कहते बिल्कुल आपका पैसेज नहीं होगा और सी सेट में आपको किसी प्रकार का कोई भी डर है वो नहीं लगेगा। तो कई क्वेश्चन ध्यान रखना कंप्रीहेंशन पार्ट के ऐसे आते हैं कि आप थोड़े डिफिकल्ट है वो पढ़ जाते हो, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार इनके उत्तरों में थोड़ी ऊपर नीचे है वो हो सकती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्यूरेसी है इसमें, मैं 100% एक्यूरेसी तो नहीं कहूंगा, 90% आप इसमें एक्यूरेसी है वो कर सकते हो। आपको बस क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। 100% एक्यूरेसी पैसेज में नहीं होती, क्योंकि कई बार यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो अलग मान लेती है। जैसे अगर मैं आपको ये पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ो, ध्यान रखना पैसेज पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है की वर्ड है उनको हाईलाइट करना है। और पहला ही पैसेज बड़ा टफ, आसान नहीं लिया हमने, बढ़िया टफ पैसेज लिया है, ये ध्यान रखना। जूते गांठने जैसे साधारण काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेगा। ध्यान रखना, कई बार हम ये सोचते हैं, ये बता रहा है, ये स्किल की बात कर रहा है, यहाँ स्किल की बात कर रहा है कि जूते गांठने जैसा, अगर जूते गांठने के लिए भी हम कई बार बात करते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि हर कोई जूता नहीं गांठ सकता, उसके लिए बेसिकली उसको ट्रेनिंग की तो जरूरत पड़ती है, कुछ न कुछ तो उसको पता होना ही चाहिए। तो वही बात इसमें बोला गया। लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो वोट प्राप्त करना चाहता जानता हो वह राज्य का शासन कर सकता हो। यहां लिया गया कीवर्ड राजनीति को, तो ये कह रहा है कि राजनीति में प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। प्रशिक्षण, राजनीति में प्रशिक्षण को लिया गया है, वो चीज आपको ध्यान रखना। मेन थी में बीमार पड़ने पर भी हमें प्रशिक्षित चिकित्सक ध्यान रखना की आवश्यकता होती है, जिसकी डिग्री के लिए उसको खास तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए खास नॉलेज लेनी पड़ती है। हमारी तलाश यह नहीं होती कि चिकित्सक सबसे सुंदर हो, अच्छा वक्ता हो, बल्कि हमारी तलाश ये होती है कि शिक्षक जो चिकित्सक होता है वो बहुत बेहतर ट्रेंड हो, बहुत बेहतर उसको एक्सपीरियंस हो, उसने बहुत सारे जो शल्य क्रिया है कर रखी हो, तभी जाकर के उसे हम अच्छा चिकित्सक मानते हैं, जो हमारे बात कर सकता हो, मतलब उसका इलाज कर सकता हो। वही दूसरी ओर ये कहना चाह रहा है, इसमें छुपा हुआ है, दूसरी ओर ये कहना चाह रहा है कि राजनीति में जो राजनेता होता है वो राज्य की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमारे सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति ही उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन मिले, यानी कि राज्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें उत्तम व्यक्ति, प्रशिक्षित व्यक्ति ही होने चाहिए। तो बेसिकली इसमें जो छुपा हुआ ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लीडर है, जो राजनेता है, उनके लिए प्रशिक्षण की या शिक्षा की बात करता है। ये इसका मेन थीम है, ध्यान रखना। इसका मेन थीम है, क्वेश्चन में कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कहना यही चाहता है। राजनीति में हम हमें किसी प्रकार की चीज की जरूरत नहीं है, कहना चाह रहा है। तो लेखक ने अपना एक मर्म, अपना एक चीज प्रकट की है कि हम हर चीज में ट्रेंड, अच्छे ट्रेंड आदमी को ढूंढते हैं, लेकिन राज्य की समस्याएं जो सबसे बड़ी बीमारी होती है उसके इलाज के लिए हमें ने राजनीति में ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा वोट निकालना जानता हो वही राजनेता हो, उसके लिए उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके आधार पर थीम समझ गए, थीम समझना महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद आपका आंसर देना कोई दिक्कत नहीं। आंसर पूछा है बेस्ट संदेश के सर्वोत्तम, ध्यान रखना इसमें जो संदेश है वो हिडन संदेश होगा एक तरह से। बेस्ट संदेश पूछा लेखक कि लेखक क्या रिफ्लेक्ट करना चाहता है। तो लेखक कहता है हम मान लेते हैं कि गणतंत्र की कोई भी राजनीतिक देश का शासन चलाने के योग्य है। देखो ये तो सेंटेंस का जो मेल मिलाप है वो बन ही नहीं रहा। गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक, ये तो बेस्ट संदेश को कहना ही नहीं चाहता। ये तो दुखद बात संदेश ने बोली है कि हम तो मान लेते हैं कि भले लेखक इस बात का तो विरोध कर रहा है कि हम मान लेते हैं एक देश चलाना कोई भी चला सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो। दूसरा,
राजनीतिक को प्रशासन में प्रशिक्षण लोगों में से चुना जाना चाहिए, प्रशिक्षित। ये एक पॉइंट है आपका, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं, ऐसे पकड़ने टॉपिक। और हमेशा चारों ऑप्शन पे जाना है, जब तक चारों ऑप्शन आप ढंग से नहीं करो तब तक उसका आंसर नहीं देना है। अगला, हमें कोई भी ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद में अयोग्यता को दूर किया जा सके। या अयोग्यता की बात हो रही है, इसको थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं, हालांकि बात तो सही है कि हमें इसकी चीज पे ध्यान देना चाहिए, इसको थोड़ा डाउट कर सकते हैं, क्योंकि अयोग्यता केवल ट्रेनिंग की नहीं, अगर आप बात करें अयोग्यता केवल शिक्षा की नहीं, कई तरह की अयोग्यता हो सकती है। इसलिए अयोग्यता में हम केवल, या क्वेश्चन जो यहाँ पैसे जो ट्रेनिंग, वो शिक्षा पे बात कर रहा है, वो ट्रेनिंग पे बात कर रहा है। अयोग्यता तो व्यक्ति चाहे 50 तरह की हो सकती है, लाभ के पद पर हो उसको, तो हमें वो चीज, वो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ मिस करना है अभी, उसको पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं देना है, क्योंकि अयोग्यता तो विभिन्न प्रकार की हो सकती है, और यहाँ सिर्फ एक चीज पे पॉइंट आउट किया गया, वो है प्रशिक्षण। दूसरा, चूंकि मतदाता अपने प्रशासक को चुनते हैं और राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिकों को योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये क्वेश्चन ये बात नहीं कह रहा, ये तो बिल्कुल ही पैसे से मेल मिलाप कर ही नहीं रही। आपने डायरेक्टली समझा, यह बात चल रही ट्रेनिंग की, और इससे फल ये कहना चाह रहा है, पैसे ये कहना चाह रहा है कि जब भाई डॉक्टर के लिए, जब भाई मोची के लिए आप ट्रेनिंग की बात करते हो, तो देश की बीमारी का इलाज करने वाले लेखक की, उस राजनेता के लिए क्या ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? तो लेखक का अंतर मन तो यही चाहता है, इसलिए आपका आंसर इसमें ये होगा। कई आंसर क्यों ने इसमें आंसर ये भी बताया था, लेकिन मेरे विचार से आंसर सही नहीं है। ऑफिशियल आंसर ही 2022 का क्वेश्चन था, तो ऑफिशियल आंसर की अभी आएगी, आई नहीं है, इसलिए ध्यान रखना इसका आंसर वैसे भी है। कुछ नहीं, मैंने आपको एक शब्द छांट लेना, ये कीवर्ड है, आपको सबसे पहले बात करना है, कीवर्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने यही कीवर्ड फाइंड आउट किया कि मामला क्या है और सार क्या है। अगर एक बार थीम को समझ गए, आप इस पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, ध्यान रखना क्वेश्चन को, पैसेज को पढ़ना है, और इधर आपको नोट डाउन करना है कि इसका कीवर्ड है वो कैसे कैसे करना है। इसमें सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक सिंपल से, पैसे ज्यादा में। देखो, मानव विकास की प्रगति को बनाए रखने के सामने सबसे बड़ा खतरा इस रूप में दिखाई देता है कि उत्पादन उपभोग के स्वरूप में दिनों दिन असाधारणीयता बढ़ती जा रही है। अर्थात यह मामला आ रहा है अधारणीयता का, ये कीवर्ड हो गया ना, अधारणीयता, और ये किस में है? उपभोग व उत्पादन। ठीक है, इतना सा, उपभोग और उत्पादन में, यानी कि हम कंजप्शन भी गलत तरीके से कर रहे हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन भी गलत तरीके से कर रहे हैं, ये बात ये कर रहे हैं, ये एक समस्या है। ठीक है, वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक है, और क्यों है ये आपको लिखना है, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, आपको वहां लिखना नहीं है, आपको जस्ट हाईलाइटेड कर देना है वहां। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह स्वरूप अधारणीय, हम ये बात तो बिल्कुल जानते हैं, अधारणीय अनसस्टेनेबल, ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि ये साधन सीमित है, आपको पता है एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। मानव विकास को सही अर्थों में धारणीय बनाने के लिए आर्थिक समृद्धि, ध्यान रखना, आर्थिक समृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों के बीच में घनिष्ठ संबंध को पृथक करने की जरूरत है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि यदि हमें ग्रोथ, ये हमारा अब तक संबंध क्या है कि ग्रोथ होगी तो ग्रीन हाउस गैस है वो भी बढ़ेंगी, तो इसको हमें क्या करना है? ब्रेक करना है, इसको ही तो हमें ब्रेक करना है, इसी चीज को तो ब्रेक करना है। हमें क्या करना है कि ग्रोथ भी बढ़ानी है, और ग्रीन हाउस गैस है वो भी घटानी है, इस तरीके का विकास करना है। ये पैसेज ये कहना चाह रहा है, मैं पैसेज में से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। कुछ विकसित देशों ने रिसाइकलिंग का प्रसार कर और सार्वजनिक परिवहन और आधारिक संरचना में निवेश कर अति दुष्प्रभावों को कम करने का आरंभ, अति दुष्प्रभावों को कम, अब ये सुझाव है, ये समाधान है, ये समाधान है। एक तो रिसाइकलिंग हो गई, और एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें निवेश करके हमें उसके दुष्प्रभावों को कम करना है। बेसिकली पैसेज ने बोला है हमें कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं करनी, किंतु अधिकांश विकासशील देशों को परिष्कृत ऊर्जा स्रोतों की ऊंची कीमतें और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विकासशील देशों की समस्या बताइए, हम देशों की चुनौतियां, सीमाएं, उनकी क्या सीमाएं, ठीक है, वो बताइए। विकसित देशों को चूंकि चाहिए वे विकासशील देशों को धारणीय मानव विकास की ओर जाने। अब ये कहा गया कि विकसित देश विकासशील देशों की ओर क्या करें?
थोड़ा सहयोग है वो करें। और यहीं से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा पैसेज पढ़ने में कोई दो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन थीम को पकड़ना है। पहला थीम सस्टेनेबल, दूसरा थीम उत्पादन उद्योग, तीसरा डेवलप्ड कंट्री और चौथा डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री ने समाधान ढूंढ लिया है, डेवलपिंग कंट्री अभी समाधान के पीछे है। इस तरीके से पैसेज के सार को समझना है, पैसेज के कीवर्ड को समझना है, और ये सारी चीजें दोस्तों प्रैक्टिस से आती है, एक दिन से नहीं आती। अब आप कैसा भी टफ पैसेज आओ, अब आप इसका आंसर देने में बिल्कुल गलत नहीं होगा, आसानी से इसका आंसर दे सकते हो और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। जैसे यदि मैं आपके समक्ष बात करूं, जैसे इसमें क्या कहा है, अब इसमें देखो, निम्नलिखित में से किन के कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता है, मतलब क्या करना चाहिए। अब बिल्कुल सिंपल सा कि भाई किसकी वजह से उत्पादन अधारणीय मतलब असंधारणीय है। तो जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि अगर हमने जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता है तो ही हमारा स्वरूप अधारणीय, क्योंकि संसाधन सीमित है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन यहां लिखा, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ ही। दूसरा, संसाधन सीमित, बिल्कुल ये पैसेज में बिल्कुल पैसेज से पूछा है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। पुनर्चक्रण का प्रसार, ये तो संधारणीयता के लिए है भाई, इसलिए आपका तीसरा गलत। तो पहला दूसरा आंसर आपका ए इसमें करेक्ट आंसर, तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका ए। इस तरीके से आप आसान तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला इसी का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव और विकास में मतलब धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं, ये लास्ट लाइन में बोला है आपसे पैसे से, ठीक है ना, कैसे जा सकते हैं। अब आपको पता है कि जिस तरीके से विकसित देशों ने जो बताया है उसी तरीके से इसका समाधान है। तो विकसित देशों ने समाधान क्या किया है, एक तो सार्वजनिक परिवहनों में निवेश किया है, क्योंकि पैसेज बोल रहा है ये कि सार्वजनिक परिवेश, ये बोलो कि सार्वजनिक परिवहन में, तो यदि विकासशील देश भी सार्वजनिक परिवहन में निवेश करेंगे तो। अब विकसित देश कैसे हेल्प कर सकते हैं कि भाई इनको सस्ता लोन प्रोवाइड करवा दो, क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन में जो चीजें बोली है उनका इंटरप्रिटेशन भी आपको पैसेज के अकॉर्डिंग करना होता है। और पैसेज क्या कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन में निवेश की बात हो रही है, वो खुद कह रहा है कि विकसित देशों ने निवेश किया है, तो निवेश के लिए सस्ता ऋण चाहिए विकासशील देशों को, ताकि वो क्या कर सके, दीर्घकालीन निवेश कर सके। इसलिए आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत, बिल्कुल सही बात है। अगर उनको, क्योंकि परिष्कृत ऊर्जा स्रोत होनी चाहिए, अभी तक विकासशील देशों की समस्या क्या है, वो परिष्कृत ऊर्जा स्रोत है, उनको ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है हाई प्राइस पे। यदि वो कम प्राइस पे मिल जाए तो, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर पे जाना है, तो वहां हाई प्राइस बोलिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो लो प्राइस पे अगर ये मिल जाए तो। अगर उन्हें उत्पादन उपभोग के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्पादन उपभोग ही यह समस्या खड़ी कर रहा है। तो पैसेज ने बोली है, तो यदि हमें उनको ये सहायता और मिल जाए, तो उत्पादन उपभोग के स्वरूप को बदल दे, तो भी आपका आंसर एकदम सही जाएगा, बिल्कुल डी, तीनों करेक्ट। तो उत्पादन का स्वरूप, क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि पैसेज की मेन थीम, मुख्य थीम प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कंजप्शन है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है, इसलिए हमें इस पे ध्यान देना होगा। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका एकदम करेक्ट। एक और पैसेज आपके साथ इसमें सॉल्व कर लेते हैं, बस इतना ही, फिर आपको अगले क्लास में ध्यान देना है इस चीज को। देखो ये पैसेज है, आराम से पढ़ना है पैसेज दो। देखो पैसेज को मैंने यही बोला है, पैसेज पढ़ते समय पहला काम करना है ध्यान से पढ़ना है, कीवर्ड निकालने हैं, उसके थीम को निकालना है, फिर आंसर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, जब तक उन शक्तियों, ध्यान रखना, जब तक उन शक्तियों और प्रवृत्तियों जो देश के पर्यावरण को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, ध्यान रखना, निकट भविष्य में नियंत्रित नहीं किया, ये पढ़ा कर, थोड़ा सा ब्रेक दे के पढ़ा करो, ध्यान रखना, ये लाइन पूरी कंटिन्यू, क्योंकि जब तक उन शक्तियों और प्रवृत्तियों को निकट भविष्य में नियंत्रित नहीं किया जा सकता जो देश, ध्यान रखना, ऐसे पढ़ना होता है इस लाइन को, जब तक उन शक्तियों और प्रवृत्तियों को निकट भविष्य में नियंत्रित नहीं किया जा सकता जो देश के पर्यावरण नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है,
और अनाच्छादित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण आरंभ नहीं किया जाता। विषम जलवायु और पवन तथा जल के द्वारा होने वाले भूचरण इन सीमा तक बढ़ जाएंगे कि धीरे धीरे कृषि, जो हमारे लोगों का मुख्य आधार है, असंभव हो जाएगी। तो यहाँ कृषि के समक्ष चुनौतियां हैं। और चुनौतियां क्या क्या है? पहला, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, एक कीवर्ड ही हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आपको अनाच्छादित वनीकरण की, अगर वनीकरण नहीं करेंगे तब जलवायु बदल रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए कृषि एक समस्या हो जाएगी। कृषि के समक्ष चुनौती बताइए इसने। अगला क्या करा है? विश्व के मरुस्थलीय देशों, राजस्थान जैसे हमारे मरु प्रदेश में वृहद पैमाने पर वनोन्मूलन के दुष्परिणामों का भयावह याद दिलाते हैं। यानी कि जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ा है उसके पीछे वनीकरण को हमने उन्मूलित किया, उसके बारे में बताई गई है। मरु सदृश भूमि अब गंगा, सतलज मैदानों, दक्कन पठार समेत देश के अन्य भागों में स्थानों पर दिखाई देने लगी है। जहां कुछ दशक पूर्व 12 वर्षीय नदियां बहा करती थी, हरे वृक्ष रहा करते थे, अब सिर्फ वहां वर्षा ऋतु को छोड़ करके अन्य ऋतुओं में मतलब वर्षा ऋतु को छोड़ करके अन्य ऋतुओं में बरसात नहीं होती। तो लेखक का ये मान्यता है, लेखक इस बात को कहना चाह रहा है कि देखो, यदि हमने ये चीजें नहीं रोकी तो हमें कृषि समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि इसकी वजह से मरुस्थलीकरण है वो बढ़ जाएगा। यहाँ ये बता रहा है मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसी के लिए ये चीज देखिए, अब इसके आधार पर पैसेज का थीम कहना क्या चाह रहा है, इसको पैसेज का एक क्वेश्चन ये वाला आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पैसेज क्या कह रहा है? उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर वनोन्मूलन और अनाच्छादन के अंत्योदगतवा निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकते हैं? अब देखो, ये अंत्योदगत का मतलब होता है अल्टीमेट, तो ऐसे शब्दों को जाके इंग्लिश में देख लिया कर। ये कहना चाह रहा है कि यदि वनों का उन्मूलन हो गया और अनाच्छाद यानी मृदा का अपरदन हो गया तो क्या 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 प्रभाव है, उनका सामना हमें करना, मतलब झेलना पड़ सकता है। किन किन चीजों का हमें सामना झेल सकते हैं, क्या क्या समस्या हमारे समक्ष उत्पन्न हो सकती है, और पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, बाहर की थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर वनोन्मूलन होगा तो मृदा संसाधनों का क्षरण होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही। दूसरा, आम आदमी के लिए जमीन की कमी, ये सेंटेंस डायरेक्टली फिट नहीं बैठता भाई। अगर मान लो वनोन्मूलन घट रहा है तो जमीन की कमी तो सभी के लिए होगी, ठीक है ना। और जमीन की कमी नहीं होगी, उपजाऊ जमीन की कमी होगी। जमीन तो देखो जो भारत के पास है वो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, लेकिन उपजाऊ भूमि और मरुस्थलीकरण भूमि उसमें विस्तार होगा। तो जमीन शब्द है वो सही नहीं है। अगर ये बोलता कि उपजाऊ भूमि की कमी होगी तो सेंटेंस सही था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत। जैसे आप दूसरे को गलत पाओगे, एलिमिनेशन पे हम इस बार बिल्कुल डिपेंड होकर नहीं चलेंगे, इस बार हमें पूरे आंसर देने, क्योंकि क्या पता अगली बार यूपीएससी यहां से भी एलिमिनेशन आपके समक्ष हटा दे, तो इसलिए उस पर नहीं जा रहे। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। तीसरा, कृषि के लिए जल की कमी, कृषि की जल की कमी, क्योंकि ये लास्ट का पैसेज जो जल पे आधारित है, ये बता रहा है कि इसकी वजह से नदियां सूख रही है, और ये बात बिल्कुल सही है, कृषि के लिए जल की समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही है। और कौन से? पहला और तीसरा। तो अगर इस बार हमें तैयारी के आधार पे करनी है सी सेट में, एक सही, दो सही, तीन सही, उसी आधार पे हमें आंसर देना है, तो इस तरीके से हमें पैसेज है वो करना है। आज की क्लास में हमें इतना ही करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को बहुत आसानी से आपको समझना है, छोटी छोटी क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ध्यान रखना कंप्रिहेंशन पार्ट, यूपीएससी बहुत जगह आपको पूछ, स्टेट पीसीएस, ईपीएफओ, बहुत जगह इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत आसानी से आपको इसको निकाल सकते हैं। इसलिए प्लीज अच्छे से इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा इसको ज्वाइन करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और आप सभी को हमारे समाधान बैच के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।